हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के लिए। और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी, वह कितने वर्षों तक खड़ी रही। तो बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी और यह 28 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार को जब ये गिराई गई थी तो इसे शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक भी माना जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार से किसका विभाजन हो गया था। तो किसका विभाजन, देखो बर्लिन जो है वो जर्मनी में था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें दो ग्रुप थे, एक मित्र राष्ट्र एक ध्रुवीय राष्ट्र। तो ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे और ये पक्ष हार गया था। और जो विजेता पक्ष था उन्होंने जर्मनी पर जुर्माना लगाया था और इन्होंने बर्लिन से जर्मनी को दो भागों में बांट लिया था, जिनमें से पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ये दो भाग थे इसके। और पश्चिमी भाग जो है वो अमेरिका के पास चला गया था और पूर्वी भाग जो है वो सोवियत संघ के पास चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बर्लिन की दीवार कब बनी थी और कब तोड़ दी गई थी। तो बर्लिन की दीवार को 1961 में बनी थी ये, और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया था। देखो 1989 में से तोड़ा गया और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में। तो इसीलिए इसको शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मनी किस गुट में शामिल था। तो पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी गुट में शामिल था। तो क्योंकि इन्होंने जर्मनी के दो टुकड़े कर लिए, जो पश्चिमी साइड थी वो अमेरिका के पास चली गई और पूर्वी साइड जो थी वो सोवियत संघ को दे दी गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, पूर्वी जर्मनी किस गुट से संबंधित था। तो पूर्वी जर्मनी जो था वो सोवियत संघ से संबंधित था। ठीक है, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के गुट में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द्वितीय विश्व युद्ध द्विध्रुवीय विश्व के पतन का कोई एक प्रमुख कारण बताइए। एक नंबर में आ सकता है ये, तो इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति ही पतन का कारण था। देखो शीत युद्ध समाप्त हो गया, अब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज पे कि लड़ाई हो ये हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के द्विध्रुवीय विश्व के पतन का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी उत्पादनों के संसाधनों, कृषि तथा भूमि पर सरकार का नियंत्रण होता है। देखो जितने भी उत्पादन जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, सभी चीजों पर, सभी संसाधनों पर केवल और केवल सरकार का ही आधिपत्य होता है। इसी को ही समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। तो नियंत्रण किसका होता है यहाँ पे, केवल और केवल सरकार का। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय द्विध्रुवीय विश्व का अंत कब हुआ। द्विध्रुवीय, देखो 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ और साथ ही साथ विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। द्विध्रुवीय विश्व का अंत सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ और अब केवल अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया था और विश्व एक ध्रुवीय बन गया। देखो जब रिंग होता है ना लड़ाई वाला, और उसमें लड़ने के लिए दो बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक रिंग है, रिंग क्या है, पूरा विश्व है, और उसमें दो बंदे हैं लड़ने के लिए, वो है अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, यानी कि एक बंदा बेहोश हो गया है। तो अब जीता कौन, अमेरिका। अब पूरे विश्व में किसका अधिकार हो गया, किसकी आधिपत्य हो गया या किसका डोमिनेंसी हो गई, वो हो गया अमेरिका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पे तीन तरह की दुनियाओं का उल्लेख आएगा, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ठीक है, तो हम पहले से शुरू करते हैं।
प्रथम दुनिया किसे कहा गया है? तो पहली दुनिया किसको कहा गया है बच्चों? किसे कहा गया? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो प्रथम दुनिया में पूंजीवादी देश शामिल है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाला देश है और इसकी व्यवस्था को मानने वाले सारे देश वो प्रथम दुनिया के देश कहलाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं नाटो में जितने भी देश शामिल हुए इसके टाइम में वो सभी के सभी प्रथम दुनिया के देश थे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया, इसका नेतृत्व कौन सा गुट कर रहा था? तो दूसरी दुनिया समाजवादी देशों को कहा जाता है जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, तो सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था। अभी इसी में ही मैं आपको तीसरी दुनिया भी बता देती हूँ कि तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं। तो 1945 के बाद आजाद हुए और ना तो वो देश पहली दुनिया में शामिल थे, यानी कि ना तो उन्होंने अमेरिका के ग्रुप में शामिल होना अपने आप को सही समझा और ना ही वो सोवियत संघ के साथ उसके ग्रुप में शामिल हुए, और उन्होंने एक अलग से ही अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो 1945 के बाद स्वतंत्र हुए अधिकांश देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे तीसरी दुनिया के देश कहलाए गए। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई? ठीक है, हुई तथा किसके नेतृत्व में हुई? तो 1917 की समाजवादी क्रांति रूस तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई। यह क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की समाजवादी क्रांति किस विचारधारा से प्रभावित थी? तो 1917 की समाजवादी क्रांति मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थी। मार्क्सवादी ये एक कह लो कि एक नेता थे, विचार दार्शनिक थे। ठीक है, और इन्हीं की विचारधारा को रख करके ये क्रांति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे तथा इनमें प्रमुख प्रभुत्व किस राज्य का था? देखो, सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। जब 1991 में ये सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसमें से 15 जो राज्य थे, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह से सोवियत संघ में 15 राज्य थे। अब वो सारे के सारे अलग हो गए और ये 15 नए देश बन करके सामने आए तथा रूस राज्य का प्रभुत्व सभी देशों पर था, और जो रूस था वो उसी टाइम पे सबसे बड़ा था और इसीलिए इसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। यूएनओ में भी जो सोवियत संघ का उत्तराधिकार था वो रूस को दे दिया गया था। वीटो पावर जो थी वो इसी को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है बच्चों, ये किस संदर्भ में आया है? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सबको अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाना था। वो लोग देख रहे थे कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो डूबती जा रही है, परंतु अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र जो कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो इन लोगों ने भी चाहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए IMF और विश्व बैंक ने एक मॉडल दिया था सोवियत